हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री कि ये होती क्या है, इसका बेसिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले ये जो वर्ड है वो आया कहाँ से? तो रसायन विज्ञान में विश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने पदार्थों का संगठन ज्ञात करने के लिए किया। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इसको किसने यूज़ किया? रॉबर्ट बॉयल ने। क्यों किया? पदार्थों का संगठन ज्ञात करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थों में विद्यमान रासायनिक घटकों का परिष्करण, आइडेंटिफिकेशन तथा क्वालिफिकेशन किया जाता है। मतलब कोई भी कंपाउंड है, हाँ, उसको हम एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें। हाँ, तो जिस शाखा के अंतर्गत हम उसका विश्लेषण करेंगे उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। ठीक है, इन विच वी एनालाइज अबाउट अननोन थिंग्स, हाँ, दियर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा विश्लेषणात्मक रसायन। फिर इसमें एक पॉइंट आता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब कि जो हमारा विश्लेषणात्मक रसायन है उसका जो अंतर क्षेत्रीय व्यवहार है, उसकी जो अंतर क्षेत्रीय अंतर विषयक प्रकृति है वो क्या होती है? मतलब हर क्षेत्र में उसका योगदान है, हर क्षेत्र में हम उसका यूज़ करते हैं। कैसे? इसका उपयोग न्यायालयीन विधिशास्त्र, जैव विश्लेषण, चिकित्सकीय विश्लेषण, पर्यावरणीय विश्लेषण और पदार्थों में विश्लेषण में किया जाता है। मतलब एक मोटा एग्जांपल हम अभी फ़िलहाल का देते हैं। जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा था तो उसमें वायरस का जो विश्लेषण कैसा है, या फिर उसकी जो मेडिसिन वगैरह हम बनाते हैं उसका विश्लेषण, हाँ, मतलब जो बनाते हैं उसका पहले वो पूरा एनालाइज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर कैसा है, हाँ, ये सब विश्लेषण करते हैं। फिर तब कहीं जाकर दवाई बनती है ना, वैसे ही। फिर मेडिकल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सभी फील्ड में हम इसका यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का। फिर देखते हैं कि अगर हम किसी भी अननोन थिंग का, अननोन मैटर का अगर हम विश्लेषण करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा? गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में कैसा? नमूने में विद्यमान घटकों की पहचान। नमूना मतलब जिसका हमें विश्लेषण करना है, हाँ, तो उसमें विद्यमान घटकों जिससे वो मिलकर बना हुआ है उसकी पहचान करना। फिर मात्रात्मक विश्लेषण, मतलब उसकी मात्रा, चाहे वो आयतन के रूप में हो या भार के रूप में हो, उसका आयतनात्मक विश्लेषण करना और भारात्मक विश्लेषण करना, ये कहलाएगा। तो फिर आता है सैम्पलिंग। विश्लेषण आया समझ में, मतलब हम किसी भी अननोन थिंग का हम पहले से नहीं जानते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए ये पेन है, हमने आज तक नहीं देखा इसको, पहली बार हमने इसको देखा, तो सबसे पहले हम देखेंगे, फिर इसका कलर देखेंगे, फिर इसको खोल के देखेंगे, इसकी रिफिल देखेंगे, कौन से कलर की है, कैसे है, सब कुछ पूरा उसको एनालाइज करेंगे, ये कहलाएगा हमारा विश्लेषण। ऐसे ही फिर आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्यों है? जैसे कोई भी छोटी थिंग है, मतलब कुछ भी छोटा हमें पदार्थ दिया गया है कि उसका विश्लेषण करना है, वो तो फिर भी पॉसिबल हो जाता है। मान लीजिए हमें बहुत बड़ी संख्या में दिया है विश्लेषण करने, जैसे मान लीजिए हमें कॉलेज दिया है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो हमें ये बताने कि अच्छा है या बुरा है, हाँ, जैसे तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मिलते हैं, कुछ टीचर्स को मिलते हैं, उसी के आधार पर हम बता देते हैं कि कॉलेज तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो हमने क्या, एक एक स्टूडेंट का तो चयन नहीं किया, एक एक स्टूडेंट से तो नहीं मिले, हाँ, कि उसके आधार पर हमने बताया कि कॉलेज कैसा है, हाँ, कुछ लोगों से ही मिले ना, हाँ, तो वही। तो विश्लेषणात्मक रसायन में ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामग्री का एक प्रतिनिधि टुकड़ा एक बड़ी राशि से चुना जाता है। मतलब हम पर्टिकुलर कुछ को लेते हैं, मतलब थोड़े से टुकड़े को लेते हैं, हाँ, उस पूरे जो पूरा मतलब बड़ी राशि दी गई है, हाँ, उसके गुणों को ज्ञात करने के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, पानी के नमूने से जल की गुणवत्ता ज्ञात करना। ठीक है, फिर अब अगर हम किसी भी अननोन मैटर जैसे हमें दिया गया है और अगर हम उसके गुणों को ज्ञात करना चाहते हैं या फिर उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो ज्ञात मान होंगे, हाँ, क्योंकि हम अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा आएगा, तो वो दो प्रकार से आ सकता है। मतलब हमारा जो डेटा है वो या तो एकदम एक्यूरेट आ सकता है या तो उसके थोड़ा आसपास आ सकता है, हाँ, तो दो प्रकार से आ सकता है। एक होता है यथार्थता, एक होता है परिशुद्धता। इनको पढ़ेंगे। यथार्थता क्या होता है? यथार्थता यह बताती है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना समीप है। मतलब जो हमारा वास्तविक मान होना चाहिए और जो हमने ज्ञात किया है वो दोनों कितने पास हैं, ये होगा हमारा एक्यूरेसी।
जैसे मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ ट्रू वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमारी कोई ट्रू वैल्यू है 6.234, ठीक है, और हमने उसको 2 बार एनालाइज किया, 2 बार उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है 6.22, 6.34, ये 2 आई हैं। अब इनमें जो ज़्यादा क्लोज होगी वो कौन सी होगी? 6.22 होगी, ये होगी मोर क्लोज विथ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ये थी, तो ये क्या होगी हमारी? ये एक्यूरेट वैल्यू होगी, ये इसके ज़्यादा क्लोज है, तो ये होगी हमारी यथार्थता। ठीक है, अब है परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होती है? परिशुद्धता से ज्ञात होता है कि उसी भौतिक राशि के लिए अलग अलग प्रेक्षित मान आपस में कितना एक दूसरे के कितना निकट हैं। हाँ, तो इसको हम इसके रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ट्रू वैल्यू ये है 6.234, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये 2 हैं। अब ये इससे तो मतलब इससे तो दोनों फिर भी लगभग सेम है, 6.38, 6.37, ये आपस में कितना क्लोज है? मोर क्लोज विद ईच अदर। इसमें हम ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज देखते हैं, इसमें हम आपस में कितना क्लोज देखते हैं? मोर क्लोज विद ईच अदर। इससे अगर हम देखें तो इसमें ये जो हमारी मान लीजिए ये वैल्यूज़ हैं, तो ये अगर इस गोले के अंदर आती हैं तो ये हमारी वैल्यू होगी एक्यूरेट, हाँ एकदम यथार्थ होगी। और अगर हम प्रेसिजन देखेंगे तो वो आपस में क्लोज होंगी, तो ये क्या होगी? एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी हमारी ये वैल्यू, क्योंकि ये आपस में भी क्लोज है। और एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये इसी सेंटर के अंदर है, इसलिए एक्यूरेट भी होंगी, प्रिसाइज भी होंगी। अब ये एक्यूरेट तो नहीं होगी क्योंकि ये इसके बाहर है, लेकिन ये प्रिसाइज होगी क्योंकि ये साथ साथ में है। अब इस वाले में देखते हैं, तो ये जो हमारे डेटा हैं एकदम फैले हुए हैं और ना ही यहाँ पर हैं, तो ना तो ये एक्यूरेट होगी और ना ही प्रिसाइज होगी। अब हमारी वैल्यू में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इससे हमारी क्या होती है? एरर होती है। तो मापी गई राशि के मान में प्राप्त सूक्ष्म अंतर या मापन में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। मतलब जो हमारा जो डिफरेंस प्राप्त होता है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, वो हमारी त्रुटि कहलाएगी। मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए उसके थोड़ा पास है, एग्जैक्ट तो नहीं आई है, हाँ, उसको बोलते हैं एरर। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। जैसे ये देखते हैं, ट्रू वैल्यू हमारी दी है 6.25 और अगर हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी तो हमारी 6 आई है मान लीजिए, तो हमारी एरर कितनी होगी? 6.25 माइनस 6, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल 0.25, ये होगी हमारी एरर। अब एरर भी कई टाइप्स की होती हैं। अगर हम गणना के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार की होती हैं, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर। और अगर सोर्स के आधार पर देखेंगे तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे।